लॉयर को सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो रेंटेड अकोमोडेशन की है। रेंटेड अकोमोडेशन कोई दे के ही खुश नहीं होता। इन केस यू टेल दैट आई एम अ लॉयर, तो कई बच्चे तो स्टूडेंट कह के रहते हैं। और नॉर्मली जो हमने देखा है, सब के सब बच्चे जो नए आते हैं वो पीजी अकोमोडेशंस के अंदर रहने की कोशिश करते हैं। जैसे फूडिंग का एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। अब मल्टीपल शॉप्स हाई कोर्ट प्रीमाइजेस के अंदर हैं। जब हम पंजाब की सेक्रेटेरिएट, इवन हरियाणा की जो सिविल सेक्रेटेरिएट है, वहां पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे कैंटीन चलती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कुछ प्रोविजन, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं हमारे हाई कोर्ट प्रीमाइजेस में। एक बच्चा जो बाहर से अपना घर छोड़ के आया हुआ है, उसको सिर्फ हाइजीन की जरूरत नहीं, उसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। और हाई कोर्ट के अंदर कहीं पे भी न्यूट्रिशन का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता, हाइजीन का भी बड़ा बुरा हाल है। कोऑपरेटिव मेस होनी चाहिए हमारी हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन ये तभी हो सकता है अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोऑपरेटिव साइड पे हमारी बार एसोसिएशन चलाए। कोई भी प्रॉफिटेबल बॉडी इस चीज को चलाने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अच्छा नीलेश जी, ये जो इलेक्शन की जर्नी है आपकी, ये कैसे विचार बना कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ा जाए? 2005 से मैं प्रोफेशन में था। मेरे को वेलफेयर ना समझ में आता था, वेलफेयर ना मेरी डिक्शनरी में वर्ड था। हमें सिर्फ काम करना आता था, फीस के लिए काम करते थे। ना हमें कोई गरीब दिखाई देता था, ना कोई अमीर दिखाई देता था। हमें अपना काम दिखाई देता था, अपनी फीस दिखाई देती थी। लेकिन पेंडेमिक ने हमें इतना कुछ सिखाया, वहाँ से वेलफेयर हमारे दिमाग के अंदर, जहन के अंदर आया। आम पब्लिक स्ट्राइक को लेके थोड़ा भ्रांति में रहती है कि एडवोकेट अगर स्ट्राइक करेंगे तो हमारे जस्टिस का क्या होगा, हमारे केसेस का क्या होगा। और टाइम टू टाइम कोर्ट्स भी स्ट्राइक को, जो एडवोकेट की स्ट्राइक्स होती है, इसको इलीगल कह चुके हैं। तो इसके बारे में मतलब आपका ओपिनियन क्या है? जिद नहीं चल सकती डेमोक्रेसी के अंदर। स्ट्राइक वकील कभी भी इस बात के लिए नहीं करता कि मेरा घर नहीं चल रहा। कभी नहीं होती इस बात की स्ट्राइक, कि जब बात आपके एग्जिस्टेंस की आ जाए तो आपको सिस्टम को होल्ड पे एक बार लेके आना ही पड़ता है। नीलेश जी, यंग एडवोकेट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहिए? सर, एक फेमस सेइंग है कि इफ यू आर नॉट रेबल एट 20s देन यू आर नॉट बोर्न। लेकिन जो 40 साल से ऊपर के हैं, दे हैव टू वर्क एज मोर मैच्योर पीपल। उनका काम है उन लोगों को एथिक्स समझाएं, प्रोफेशनल एथिक्स समझाएं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है दुनिया के अंदर जो पूरा ना हो सके। सिर्फ ठानने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, और मैं की जगह हम यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम सब साथ मिलके काम करेंगे तो हम जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पूरा ज़रूर कर पाएंगे, उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जब कोर्ट शब्द हमारे माइंड में आता है, न्यायालय, तो कोर्ट एक आइसोलेटेड और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। कोर्ट बनता है जजेस और वकीलों के साथ काम करने से। कोर्ट का एक हाथ है वकील और दूसरा हाथ है जजेस, तभी ये इंस्टीट्यूशन रन करता है। वकीलों को जो गवर्निंग बॉडी बेसिकली जो डील करती है, जो वकीलों को लाइसेंस देती है, वो है बार काउंसिल, एक पर्टिकुलर स्टेट की। प्रैक्टिस करने का जो अधिकार मिलता है वकीलों को। लेकिन वकीलों की जो डे टू डे जो वेलफेयर के इश्यूज हैं, वकीलों का जो अपीयरेंस है कोर्ट के अंदर, क्योंकि हर कोर्ट के अंदर एक बार एसोसिएशन भी बनी हुई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हर कोर्ट्स के अंदर बार एसोसिएशन भी है। तो आम पब्लिक को बार एसोसिएशन कैसे फंक्शन करती है, बार काउंसिल कैसे फंक्शन करती है, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में क्या अंतर है, ये बहुत जानकारी नहीं है। बार एसोसिएशन जो है, अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, यहां पर अभी इलेक्शन का माहौल है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं नीलेश भारद्वाज एडवोकेट, वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। आज हम उनसे बात करेंगे बार एसोसिएशन से रिलेटेड और वकीलों के वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स पर, और इसके अलावा कोलिजियम सिस्टम कितना बेहतरीन है या इसे रिप्लेस करने की जरूरत है। और अभी रिसेंट में एक मुद्दा भी चल रहा है, हमारी भारत की जो पार्लियामेंट है वो एडवोकेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर रही है, और जो एडवोकेट स्ट्राइक किया करते थे उसको पनिशेबल बना रही है, उसे इलीगल डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे राज्यों में जो बार एसोसिएशंस हैं डिफरेंट कोर्ट्स की, वकीलों की जो बॉडीज है, वो इस
एक्ट का और इस अमेंडमेंट का विरोध बहुत जोर शोर से कर रही है। तो इस टॉपिक पर भी हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। इसके अलावा एक मुद्दा और है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि हाई कोर्ट्स के अंदर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको एज एडहॉक जजेस अपॉइंट किया जा सकता है। इस टॉपिक को भी हम अपनी चर्चा में कवर करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे बीच हमारे गेस्ट एडवोकेट नीलेश भारद्वाज। एडवोकेट नीलेश भारद्वाज जी ने एज ए डिप्टी एडवोकेट जनरल भी काम किया है और अबाउट 19 ईयर्स का इनका लीगल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली नीलेश जी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। आइए बात करते हैं नीलेश जी से। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नीलेश जी, जैसे आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं बार एसोसिएशन का, तो बार एसोसिएशन क्या होती है? क्योंकि आम जनता को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, इनमें क्या अंतर होता है और बार एसोसिएशन की जो ड्यूटीज़ और फंक्शन है वो क्या होते हैं? सर, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में अगर लेमैन लैंग्वेज में बात की जाए तो बेसिक डिफरेंस जो होता है, बार काउंसिल होती है हमारी पेरेंट बॉडी जो हमारे को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिस लाइसेंस के बेसिस पे हम एडवोकेट कहलाते हैं। अदरवाइज वी आर ओनली अ लॉ स्टूडेंट। जब हम अपनी लीगल डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल के अंदर एनरोल होते हैं और वहाँ से हमारे को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, उसी के बाद हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस हमारा कहीं पे जॉब लग जाती है या जो कहीं और जाते हैं तो हमारे को अपना लाइसेंस सरेंडर भी करना पड़ता है। तो बेसिकली बार काउंसिल तो होगी लाइसेंस गिविंग बॉडी टू अस। हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सारा का सारा काम जो होता है वो बार काउंसिल का होता है। बेसिकली लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी बेसिकली होगी, वो हमारी पेरेंट बॉडी है जो एडवोकेट्स पे नज़र रखती है। जहाँ तक बार एसोसिएशन का बात होता है, बार एसोसिएशन जो है वो एक तरीके से वेलफेयर बॉडी की तरह काम करती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, हाई कोर्ट लेवल पे होती है, तहसील लेवल पे भी हो सकती है। एसोसिएशन किन्हीं भी लोगों की हो सकती है। तो क्योंकि हम हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो बेसिकली लॉयर्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई एसोसिएशन है और वो लॉयर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो जो बार एसोसिएशन के टोटल मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ एडवोकेट्स एज ऑन टुडे कितने हैं? बार एसोसिएशन में हाई कोर्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है दे आर अराउंड 14,000 सर। लेकिन उसके अंदर रेगुलर जिनके चंदे क्लियर हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर अराउंड 7,500। और उन 7,500 में से जो हमारे वोटर बने हैं अब की बार, वो दे आर अराउंड 5,000। जी सर, जो बार काउंसिल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एडवोकेट एक्ट 1961 में। तो बार एसोसिएशन किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? बार एसोसिएशन जो है वो हमारी बेसिकली सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है जी। इट वर्क्स एज अ सोसाइटी ओनली। हाँ जी। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आम एडवोकेट्स को उन कॉन्स्टिट्यूशन की और उन जो रूल्स हैं बेसिकली बार एसोसिएशन के, उसका नॉलेज नहीं है जी। तो उसके बारे में अगर आपने वो पढ़े हैं तो थोड़ा सा उनके बार एसोसिएशन के जो रूल्स बनाए गए थे वो लेटली अमेंड हुए हैं 2017 और 18 के अंदर, जो लास्ट टाइम अमेंड हुए थे। उनके अंदर मोटे तौर पे जो अमेंडमेंट की गई थी वो बेसिकली इलेक्शन रूल्स से रिलेटेड की गई थी, क्योंकि इलेक्शन के अंदर काफ़ी तरीके की धांधलेबाजी वगैरह की बात हो रही थी। लेकिन अदरवाइज अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें हमारे बार एसोसिएशन की, तो हमारी बार एसोसिएशन का बेसिक पर्पस जो है दैट इज़ वेलफेयर ऑफ लॉयर्स। लॉयर्स को हर तरीके से, किस तरीके से जो हमारे मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से उनके राइट्स का ख्याल रखा जा सकता है, किस तरीके से उनको एक बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, वो सारा का सारा काम जो है वो हमारी एसोसिएशन के अंडर आता है। इवन किसी को हाउस प्रोवाइड करने के लिए अगर हम कल हाउस बिल्डिंग सोसाइटी भी बनाना चाहे तो वो भी एसोसिएशन का पार्ट हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब हम देख रहे थे यंग लॉयर्स के बारे में देखने लग रहे थे तो हमारे दिमाग में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया था कि आपने देखा ही होगा कि यंग लॉयर्स जो है आज के टाइम में 70-80% यंग लॉयर्स जो है
वो आउटसाइड चंडीगढ़ से आके यहाँ पे बसने लग रहे हैं. दे डोंट हैव अ परमानेंट रेजिडेंस इन ट्राई सिटी. तो बाहर से आते हैं, यहाँ पे रहते हैं. लॉयर को सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो रेंटेड अकोमोडेशन की है. रेंटेड अकोमोडेशन कोई दे के ही खुश नहीं होता. इन केस यू टेल दैट आई एम अ लॉयर, तो कई बच्चे तो स्टूडेंट कह के रहते हैं. और नॉर्मली जो हमने देखा है, सब के सब बच्चे जो नए आते हैं वो पीजी अकोमोडेशंस के अंदर रहने की कोशिश करते हैं. मेरा अपना मानना ये है, मैं जब 2005 में आया था मैंने भी पीजी अकोमोडेशन स्टार्ट किया था, लेकिन एक बच्चे की प्रोफेशनल जो एनहांसमेंट है स्किल की, वो पीजीज के अंदर कभी नहीं हो सकती. तो ये मेरा मानना है, और अगर हम आए तो हम इसके ऊपर काम करेंगे कि यंग लॉयर्स के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से लीस्ट रेंटेड अकोमोडेशंस हों डिफरेंट टाइप्स की, जो कि एज अ पीजी ओनली उनको प्रोवाइड की जा सके. लेकिन अगर बार एसोसिएशन लेगी तो वो 2 कनाल का घर भी ले सकती है रेंट पे, और वो उनको दे सकती है. और उसके अंदर आपको ऑफिस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है, आपको वीसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है. अगर ये सारी की सारी फैसिलिटीज एक यंग लॉयर को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्रोवाइड की जाए, प्लस वहाँ पे जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार हैं, वो जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, तो जो हमारी बार की डेवलपमेंट होगी वो नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट होगी. वो मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ अनमैचेबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अगर इस तरीके की डेवलपमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो थॉट है. कहाँ तक ये पॉजिटिवली चला जा सकता है वो देखने वाली बात है. नीलेश जी, जैसे आपने कुछ एडवोकेट वेलफेयर की चीज़ें बताई, उनसे रिलेट किया. इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे फूडिंग का एक प्रॉब्लम है. अब मल्टीपल शॉप्स हाई कोर्ट प्रीमाइजेस के अंदर हैं, तो वो बार एसोसिएशन को कहीं ना कहीं रेंट भी दे रही हैं जी. लेकिन जैसे मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे एक कोऑपरेटिव कहीं ना कहीं कैंटीन चलती थी, या फिर आप ये कह लीजिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो कैंटीन चलती थी. बिल्कुल. जब हम पंजाब की सेक्रेटेरिएट, इवन हरियाणा की जो सिविल सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे कैंटीन चलती है. हाँ जी, बिल्कुल. ऐसा कुछ प्रोविजन आपके दिमाग में, मतलब कैसे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं हमारे हाई कोर्ट प्रीमाइसेस पे? सर, दिस इज वन ऑफ माय इलेक्शन एजेंडा. मेरे इलेक्शन एजेंडा में ये स्पेसिफिकली है, हाइजीन और न्यूट्रिशन, ये दोनों चीजें फूड के अंदर बड़ा जरूरी है. एक बच्चा जो बाहर से अपना घर छोड़ के आया हुआ है, उसको सिर्फ हाइजीन की जरूरत नहीं, उसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत है. और हाई कोर्ट के अंदर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि न्यूट्रिशन का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता. किसी फूड के अंदर न्यूट्रिशन मिल रही हो, हाइजीन का भी बड़ा बुरा हाल है. मेरा अपना मानना ये है कि एटलीस्ट वन कोऑपरेटिव मेस होनी चाहिए हमारी हाई कोर्ट के अंदर. वी हैव फैसिलिटीज इन आवर हाई कोर्ट. वो जो कोऑपरेटिव मेस है वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के लिए काम करे. उसके अंदर जितना भी खाना बनना है, जैसे कि हम हॉस्टल्स के अंदर किया करते थे या और जगह पे करते हैं, उस तरीके से उसमें वीक का जो मेन्यू है वो डिसाइड करके डाल दिया जाए ऐप के ऊपर. एक दिन पहले ऐप के ऊपर जिसने भी नेक्स्ट डे फूड खाना है, वो अपनी जितनी भी 1 प्लेट चाहिए, किसी को 10 प्लेट चाहिए, किसी को 20 प्लेट चाहिए, वो उस पर डाल दे. और नेक्स्ट डे जो है वो उसको उसी के रूम में, उसी के टेबल पे, उसी की जगह पे वो प्री पैक्ड फूड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके. लेकिन ये तभी हो सकता है अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोऑपरेटिव साइड पे हमारी बार एसोसिएशन चलाए. कोई भी प्रॉफिटेबल बॉडी इस चीज को चलाने के लिए कभी तैयार नहीं होगी. एंड यू विल फाइंड इट इन माई एजेंडाज. मेरे इलेक्शन का ये स्पेसिफिक एजेंडा है कि अगर हम आते हैं तो हम कोऑपरेटिव मेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे. एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से, हम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं. हाई कोर्ट के अंदर इतने केसेस डलते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया को प्लास्टिक फ्री किया जा सकता है. और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मैंने देखा है कि हाई कोर्ट के अंदर ही यूज़ होता है, चाहे वो कप्स हो. बीच में हम बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके आए थे, मैंने एसोसिएशन के साथ बात करके सारी की सारी दुकानों पे कुल्हड़ का प्रोविज़न किया था कि कुल्हड़ में चाय मिले, और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था.
सब लोग कुल्हड़ में चाय पीना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन वो दोबारा से प्लास्टिक कप्स आ गए हैं। वो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं, हमारी लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है जी। और उस पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा नीलेश जी, जो वेलफेयर शब्द है बहुत ब्रॉडर है। वेलफेयर में अगर हम कहें तो मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, वेलफेयर में हम कहें तो चैम्बर फैसिलिटीज़ एडवोकेट्स के लिए, वेलफेयर में अगर हम कहें तो पार्किंग फैसिलिटीज़ व्हीकल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी कंजेशन व्हीकल्स का रहता है हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। तो इसके लिए आपके एजेंडे में क्या क्या है? सर, मेरे एजेंडे में तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं आपके, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से कि हमारी हाई कोर्ट के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ की स्कैरसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम प्रॉपर एजेंडास को देख ही नहीं पा रहे। आज अगर हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग जो है वो एक एपिडेमिक के तौर पे एक प्रॉब्लम बन चुकी है हमारी हाई कोर्ट के अंदर। डेली सुबह जिन वकील, आप जैसे यहाँ से जाते हैं, आपको अगर 40 मिनट पहुंचने में लगते हैं तो 40 मिनट हमें हाई कोर्ट एंटर करने के लिए लग जाता है। राइट। इस पार्किंग फैसिलिटी को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के हमारे को डिवाइसेस निकालने पड़ेंगे। प्रॉब्लम बड़ी है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है जिस तरीके से हमने पिछले 2 साल के अंदर रॉक गार्डन के सामने वाला जो एरिया था वहाँ पे हमने ग्रीन एरिया को पार्किंग में कन्वर्ट किया, जिसके अंदर हमने एक भी पेड़ नहीं काटा, वहाँ के फ्लोरा फ्योना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन उसके नीचे नीचे ही हमने अपनी गाड़ियों को पार्क करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलर एक स्पेस हमारे पास अवेलेबल है हाई कोर्ट के बैक साइड पे, विच इज अ फॉरेस्ट एरिया। वो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती किसी भी तरीके की, और उसको हम क्लीन करवा के वहां पे पार्किंग की फैसिलिटी को यूज कर सकती है। मैंने खुद जाके उसको देखा है, वो 11 एकड़ के करीब एरिया है जो कि हमारे को मिल सकता है अगर सारे स्टेक होल्डर साथ में मिलके काम करे तो। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर हम बॉडी में आते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो 11 एकड़ का जो एरिया है बैक साइड पे, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बेंच की हेल्प से, बार मेंबर्स की मदद से और एम्प्लॉइज की मदद से, हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज भी इंटीग्रल पार्ट है और उनकी पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर काम किया जा सके। और वो 11 एकड़ जो है हम ये अपने भाइयों को सबको ये मना सके कि जो लोग सुबह 10:30 बजे आके 4:30 बजे वापस जाते हैं वो लोग पार्किंग प्लीज वहां करें, ताकि रश आवर्स के अंदर की पार्किंग का कम यूज हो सके। और जो इमरजेंसी होती है कई लॉयर्स को, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कम से कम 10-12 ट्राइब्यूनल्स हैं, आर्बिट्रेशन अलग चलती है, कंज्यूमर फोरम्स हैं, वकील सारी जगह जा रहे हैं। ट्राई सिटी के अंदर 3 तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही हो गए, राइट। फिर 3 कंज्यूमर फोरम्स हो गई, स्टेट कमीशंस हो गए तीनों के, रेरा हो गया, एनसीएलटी हो गया, बहुत सारे वो है जहाँ पे लॉयर्स को जाना पड़ता है। तो उन लॉयर्स के लिए अंदर फैसिलिटी बन सके, ये था पार्किंग को लेके। इसके ऊपर एक पिटीशन भी पेंडिंग पड़ी है एंड आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटीज अगर यहाँ पे हम रुपेंद्र खोसला जी सीनियर एडवोकेट जो है उनका नाम ना ले, जो कि एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन पिछले 1 साल से मैं रेगुलर जैसे फॉलो कर रहा हूँ। तो ये जो बाहर की पार्किंग हमें मिली है, उसके बाद एमएलए साइड की पार्किंग मिली है, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और हम अपने सीनियर्स को साथ लेके अगर चलेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स साथ में काम करेंगे, तो वेलफेयर के लिए बड़ा अच्छा काम कर सकेंगे। दूसरा इशू सर जो आपने बताया वो है सिटिंग कैपेसिटी को लेके। अब मैं आपके पास आया हूँ सर, आपके ऑफिस के अंदर आपने इतने सुंदर से सजावट कर रखी है, और उसके साथ साथ बैठने के लिए इतना स्पेस है यहाँ पे, लेकिन इतना ही स्पेस जो हाई कोर्ट के अंदर है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। चाहे वो हम बार रूम्स की बात करें, बार रूम्स के अंदर बड़े टेबल्स, बड़ी चेयर्स, बीच का एरिया खाली, तो उस कारण से वो स्पेस की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो हम रिसोर्सेज की नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से
हम हमेशा ये कहते हैं कि स्पेस की स्कार्सिटी है, स्पेस के इसकी स्पेस की स्कार्सिटी तो हमेशा ही रहेगी, उसको यूटिलाइज प्रॉपरली कैसे करना है वो हमारा काम है। अगर इसके अंदर किसी अच्छे स्ट्रक्चरल ऑडिटर को बुला के, जैसे कि पहले अभी पीछे हाई कोर्ट ने पिटीशन पेंडिंग के अंदर भी आईआईटीएंस को बुलाया था, आईआईटी रुड़की आई थिंक, आईआईटी रुड़की से इंजीनियर्स आए थे, प्लस आर्किटेक्चरल कॉलेजेस से भी आर्किटेक्ट्स आए थे, उन्होंने ऑलरेडी वर्कअप ऑन किया है इसके ऊपर, और उसको हम आगे अगर लेके जाएंगे तो नए स्पेसेस भी डेवलप हो पाएंगे, और जो हमारे पास ऑलरेडी स्पेसेस हैं उनको भी हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। थर्डली, हाई कोर्ट को सारंगपुर के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, वहाँ पे हमारी जो ब्रांचेज है वो विद इन 1 ईयर और 2 ईयर शिफ्ट भी होंगी, धीरे धीरे 17 में शिफ्ट भी होने लग रही है, उसके कारण भी स्पेसेस डेवलप हो रहे हैं, जिसको बार एसोसिएशन को सारे वही सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करके और वो स्पेसेस को यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि सभी को कम से कम बैठने की जगह मिले। कोई मेहमान भी हमारे घर में आता है हम उसे भी बिठाते हैं, हमारे जब खुद के ही बैठने की जगह नहीं है तो हम मेहमान को कहाँ बिठाएंगे। अतिथि देवो भव। बिल्कुल सर। अच्छा नीलेश जी, ये जो इलेक्शन की जर्नी है आपकी, ये कैसे विचार बना कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ा जाए? सर, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो कोई ऐसा विचार नहीं था कि सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही लड़ा जाए, लेकिन 2020 में जब पैंडेमिक आया तो हमारा बेसिकली जो काम करने का तरीका था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। और उस चेंज के अंदर हमने भी एक काम किया था, हमने वेबिनार्स की सीरीज स्टार्ट की थी। वेबिनार्स की सीरीज के अंदर दैट वाज द फर्स्ट टाइम, आई कैन टेल यू, 2005 से मैं प्रोफेशन में था, मेरे को वेलफेयर ना समझ में आता था, वेलफेयर ना मेरी डिक्शनरी में वर्ड था, हमें सिर्फ काम करना आता था, वकालत में काम करते थे, प्रोफेशनल लॉयर थे, थोरोली प्रोफेशनल लॉयर, फीस के लिए काम करते थे, ना हमें कोई गरीब दिखाई देता था ना कोई अमीर दिखाई देता था, हमें अपना काम दिखाई देता था, अपनी फीस दिखाई देती थी। लेकिन पेंडेमिक ने हमें इतना कुछ सिखाया, गरीबी क्या होती है, गरीब क्यों गरीब है, बहुत कुछ सीखा हमने। वहां से वेलफेयर हमारे दिमाग के अंदर, जहन के अंदर आया, और जब हम अपनी हाई कोर्ट के अंदर वापस आए, जो प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस की गई, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी गई वो ये देखी गई कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एसोसिएशन पॉलिटिक्स, जिसके कारण जो कि रूट कोज है कि जो हमारी ओरिजिनल बिग प्रॉब्लम्स हैं वो सामने नहीं आ पा रही, रोटी कपड़ा और मकान पे ही फंसे हुए हैं हम। प्रोफेशनल जो दिक्कतें आ रही हैं यंगस्टर को, या प्रोफेशनल जो हमारी एज ग्रुप को दिक्कतें आ रही हैं, या इवन सीनियर्स को दिक्कत आ रही है प्रोफेशनली, सीनियर्स जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ जी ली है, बट दे वांट टू पे बैक टू प्रोफेशन, लेकिन हमने कोई ऐसा जरिया ही नहीं बनाया, ऐसा कोई जरिया ही नहीं है जिससे कि उनसे हम पे बैक ले सके। जो लोग तैयार है देने को वो भी हम वापस नहीं ले पा रहे उनसे। अच्छा, एक पहले भी आपने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था? जी सर, और लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर। इस बार तो डिफरेंस क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर, लास्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब लड़ा था तब हम बिल्कुल नए थे, और लास्ट टाइम का इलेक्शन तो मैं कहता हूँ कि एक मेले की तरह से था। मेले के अंदर गए, किसी ने कहा वहां देख लो तो हमने वहां देख लिया, यहाँ देख लो तो यहाँ देख लिया, और जब हारे तो बुरा भी बड़ा लगा। पर वो यात्रा है जीवन की, वो जीवन की यात्रा है, और कहीं पे हमारे को ये भी लगा कि क्या हमारे को प्रोफेशनल जर्नी के अंदर दोबारा से ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यंगस्टर्स को देख के, यंगस्टर्स के सपोर्ट को देख के एंथुसियाज्म ऐसे बना हमारे अंदर। सबसे बड़ा जो मोटिव था, सबसे बड़ी जो एनर्जी थी जिसने मेरे को प्रोत्साहित किया कि मैं दोबारा से लड़ूं, वो ये थी कि पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर लड़े इलेक्शन, वो सेकेंड ईयर नहीं आए, वो किसी ना किसी कारण से
इसे मैं कहता हूँ इलेक्शन मैट्रिक्स के अंदर फंस के वो हार गए और वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए कि वो दोबारा से लड़े इलेक्शन, जिसके कारण कि बार के अंदर दोबारा से प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो काफ़ी कम हो गई जी। तो लोगों के सपोर्ट ने, यंगस्टर के प्यार ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं दोबारा से लड़ूं इसको, ताकि जो हमने सोच रखा है, जो जो मुद्दे हमारे मन में हैं, कम से कम उस पर हम काम करके ये देख सकें कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो हम माफ़ी भी मांगेंगे लोगों से, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब सब साथ मिलके काम करेंगे तो ये ज़रूर होगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है दुनिया के अंदर जो पूरा ना हो सके, सिर्फ ठानने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, और मैं की जगह हम यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम सब साथ मिलके काम करेंगे तो हम जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पूरा ज़रूर कर पाएंगे, उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर पाएंगे। बार एसोसिएशन का मजबूत होना, स्ट्रेंथेंड होना कितना जरूरी है जुडिशरी के वेलफेयर के लिए? सर, बार एसोसिएशन अगर अपने राइट्स के लिए लड़ पाएगी, उसके अपने राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, तभी वो दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी। अगर हम अपने राइट्स के लिए ही लड़ते रह गए तो हम दूसरों के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मजबूती बार एसोसिएशन की, बार एसोसिएशन है क्या आप समझिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर। बेंच है, बेंच एक स्टेक होल्डर है। बार है, बार एक स्टेक होल्डर है। क्लाइंट है, क्लाइंट एक स्टेक होल्डर है। ये चार बेसिक स्टेक होल्डर्स है जिनके अंदर लिटिगेशन ट्रेवल करती है और जहां से हमारे को जुडिशियल सिस्टम हमारा चलता है। एज एन एसोसिएशन हमारा क्या काम क्या है? हम बीच में बैठ के इन सबके ब्रिज है, गलत फहमी पैदा ना हो, इसका काम यहां से ठीक तरीके से हो पाए, सिर्फ गलत फहमी के कारण ना रुक जाए। ये बार एसोसिएशन का बेसिक काम है। बार एसोसिएशन का काम लुब्रिकेशन पैदा करना है ताकि बार और बेंच के बीच में एक लुब्रिकेशन की सिचुएशन बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम लुब्रिकेशन से बियॉन्ड जाएं तो जुडिशरी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है बार एसोसिएशन? जैसे कई बार ये सुनने को मिला है कि दिल्ली की जो बार एसोसिएशन हैं कोर्ट्स की, वो ज़्यादा मजबूत बार एसोसिएशन हैं इन कंपैरेटिवली टू अवर बार एसोसिएशन। ये आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली। मैं एक क्रिकेटर हूँ। मैं ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2013 से। 12 टीम्स आती हैं, 11 हाई कोर्ट की टीम्स आती है, सुप्रीम कोर्ट की टीम आती है। हम 5 दिन साथ रहते हैं और 13 साल के अंदर मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे हाई कोर्ट्स के अंदर ट्रेवल कर चुका हूँ। हाई कोर्ट्स भी देख चुका हूँ, उनका काम करने का तरीका भी देख चुका हूँ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बार एंड बेंच रिलेशनशिप हमारे हाई कोर्ट से बढ़िया किसी हाई कोर्ट में नहीं है। नहीं। जिस तरीके से हमारा कोर्ट काम करता है ऐसा कोई कोर्ट काम नहीं करता। हमारे यहाँ पे कितने ही ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे लॉयर्स को प्रॉब्लम आई है और बेंच 1 सेकंड के अंदर खड़ा हुआ है हमारे साथ। राइट। चाहे बिहाइंड द कर्टन और इन फ्रंट ऑफ कर्टन, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चाहे जुडिशियल साइड पे, वो खड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन हर चीज को, हर सिस्टम को मजबूत करने के लिए रेगुलर चलने की जरूरत है, एक दूसरे की तरफ चलने की जरूरत है। ना हमारी डिमांड कभी कम हो सकती है। हमारी पेरेंट्स से डिमांड कभी कम हुई है? हमारे पेरेंट्स आज तक हमें दे रहे हैं। हमारे बच्चों की डिमांड कम है, हमारी डिमांड ज्यादा है अपने पेरेंट्स से। तो ये डिमांड तो ऐसे ही चलेगी। सप्लाई जितनी मिलती है वो मिलती है। जब थोड़ी कम मिलती है तो हम थोड़ा और जोर लगाते हैं कि हमारे को और मिले। अच्छा नीलेश जी, एक शब्द है स्ट्राइक। आम पब्लिक स्ट्राइक को लेके थोड़ा भ्रांति में रहती है कि एडवोकेट अगर स्ट्राइक करेंगे तो हमारे
जस्टिस का क्या होगा, हमारे केसेस का क्या होगा। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी कुछ आपने देखा होगा इशू चल रहा है कि जो लेटेस्ट एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट है उसके तहत स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है, और टाइम टू टाइम कोर्ट्स भी स्ट्राइक को, जो एडवोकेट की स्ट्राइक्स होती है, इसको इलीगल कह चुके हैं। तो इसके बारे में मतलब आपका ओपिनियन क्या है? सर मेरा स्ट्राइक को लेके बहुत सिंपल सा ओपिनियन है, और मैं उसे एक वर्ड के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि जब बात आपके एग्जिस्टेंस की आ जाए तो आपको सिस्टम को होल्ड पे एक बार लेके आना ही पड़ता है। और वो तभी होता है सिर्फ जब, जो मैंने आपको 4 स्टेक होल्डर्स बताए, उनमें से एक जिद पे अड़ जाता है। और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। जिद नहीं चल सकती डेमोक्रेसी के अंदर। स्ट्राइक वकील कभी भी इस बात के लिए नहीं करता कि मेरा घर नहीं चल रहा, कभी नहीं होती इस बात की स्ट्राइक। स्ट्राइक कब हुई है? हमारे हाई कोर्ट में स्ट्राइक चली है हैट के मुद्दे पे, जब हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आने लग रहा था, तब हमारे हाई कोर्ट ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक तब की जब हैट के मुद्दे के ऊपर हमारी एसोसिएशन ने पिटीशन भी फाइल की, स्टेक होल्डर से भी बात की, गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली कहा कि आप गलत कर रहे हैं, इसको रोक देना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आए, बात करने के भी सिग्नल नहीं आए, तब स्ट्राइक कॉल की गई। अब जब आपने ट्रिब्यूनल की बात शुरू ही की है तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि आप ये देखिए, फ्रॉम द लास्ट 10-20 ईयर्स ट्रिब्यूनल कल्चर बढ़ता जा रहा है जी, और जो जुडिशियल सिस्टम था वो श्रिंक होता जा रहा है जी, और बेसिकली ट्रिब्यूनल्स को हम क्वाजाई जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज वो जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाती जो जुडिशियल सिस्टम कर पाता है। चाहे हम आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट ट्रिब्यूनल की बात करें, या और भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं सर्विस मैटर के लिए। तो जैसे एक ये भी है अपना आर्मी के केसेस को डील करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, तो टैक्स ट्रिब्यूनल है। यानी कि ट्रिब्यूनल कल्चर जो है हर एरिया के अंदर कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, और कोर्ट कहीं ना कहीं से वैलिडेट भी कर रहा है। पर अगर रूट लेवल पे एक्चुअल जस्टिस को देखें एक एडवोकेट की नजर से, पैनी नजर से, तो ट्रिब्यूनल वो जस्टिस डिलीवर करने में विफल रही हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सर ट्राइब्यूनल की एग्जिस्टेंस को हमें थोड़ा सा पीछे ले जाके देखना पड़ेगा। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आया और उसके बाद डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए। ट्राइब्यूनल्स का बेसिक बनने का रीज़न यही था कि हमारी जुडिशियल बॉडीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा काम आ गया था, जिसके कारण एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक नॉर्मल सिविल सूट जिसके अंदर आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, वही खत्म होने में 30-30 साल लग गए थे। एक चीज ये भी हो सकती थी कि उसी टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाता और कोर्ट्स को ही बढ़ा के ज्यादा अपॉइंटमेंट्स करके उसको यूटिलाइज किया जा सकता था। लेकिन शायद उस टाइम पे ना इंडिया की इकोनॉमी उस तरीके से उसको हेल्पफुल थी हमारे लिए, और ना ही हमारे सिस्टम्स उस तरीके से तैयार थे। तो इसको एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि ट्राइब्यूनल सिस्टम के अंदर जितने भी ट्राइब्यूनल बने हैं वो सब फेल हुए हैं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लेके फेल हुए हैं, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के कारण फेल हो गए हैं, और वहां पे भी पेंडेंसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा होगी। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की रिसेंटली चंडीगढ़ की अगर बात करें तो ये इश्यूज हमने देखे हैं। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑलमोस्ट 1.5 साल से नॉन फंक्शनल है। यस, नॉन फंक्शनल है। इवन बीच में एक टाइम ऐसा था कि एनसीएलटी के बेंच भी, बेंगलोर बेंच यहाँ का बेंच लेता था, कभी चेन्नई का बेंच यहाँ का बेंच लेता था। राइट। तो अपॉइंटमेंट भी एक सिस्टम ऐसा है। मेंबर से भी कुछ एडवोकेट्स की कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी पीछे। मेंबर से बिल्कुल कंट्रोवर्सी थी जी। डेट्स जब आपके केस में 8-8 महीने की पड़ेगी, 9-9 महीने की पड़ेगी, तो मेंबर तो परेशान हो गई। अच्छा नीलेश जी, एक रिसेंटली जो अभी मुद्दा चल रहा है, हाई कोर्ट्स के अंदर एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट्स की बात चल रही है जी, रिटायर्ड जजेस को एज ए एडहॉक जजेस अपॉइंट करने के लिए जी। उस पे आपके क्या विचार है कि एडहॉक जजेस क्या जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे?
मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ सर, बड़ा मजेदार इंसिडेंट है मेरे और मेरे फादर के बीच में। जी। माय फादर रिटायर्ड एज डिप्टी रजिस्ट्रार फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। मेरे फादर ने लॉ करी रखी थी। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 20 साल तक एमडी यूनिवर्सिटी का लीगल सेल संभाला जी। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली एमडी यूनिवर्सिटी वाज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया जिसका अपना लीगल सेल था। और मेरे पिताजी हाई कोर्ट से ही वहां पे जॉब लग के गए थे। अच्छा, पहले हाई कोर्ट में सर्विस इन हाई कोर्ट, सर्विंग इन हाई कोर्ट। नो ही वाज नॉट सर्विंग इन हाई कोर्ट, ही वाज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। उसके बाद वो यहाँ से रोहतक शिफ्ट हुए। चौधरी हरद्वारी लाल जी अपने टाइम पे अपॉइंट करके ले गए थे यहाँ से, उन्होंने लीगल सेल बनाया था। तो रिटायरमेंट के बाद फादर साहब को 3-4 यूनिवर्सिटी से काम आना शुरू हो गया और उन्होंने, किसी ने लॉ ऑफिसर का नाम दे दिया, किसी ने लीगल एक्सपर्ट का नाम दे दिया, और वो हफ्ते हफ्ते के लिए लेते थे, उनकी सर्विसेज लेते थे और उनको पैसे पे हो जाते थे। तो 5-1 साल के बाद मेरी अपने पापा से बात हुई कि जी आप, सिंस यू हैव रिटायर्ड नाउ, आप घर बैठो, एंजॉय करो, पोते पोतियों के साथ खेलो, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो। वो कहते यार 32 साल मैंने काम ही किया, मैं काम के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। कहते और इतना मैंने 32 साल में नहीं कमाया था जितना मैंने पिछले 5 साल में कमा लिया। लेकिन सर इसका दूसरा पार्ट भी देखना जरूरी है। उन लोगों की नॉलेज को यूटिलाइज करना अनडाउटेडली जरूरी है, क्योंकि उनकी नॉलेज कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन उसके कारण जो दूसरी प्रॉब्लम आने लग रही है, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यंग बच्चे जो है उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। आई रिक्वेस्टेड माई फादर कि नहीं, आप किसी आदमी का एक का घर खा रहे हो, आप तो कमा रहे हो, आपने 4 यूनिवर्सिटीज पकड़ लिया, आप एक हफ्ता 4 यूनिवर्सिटी में लगाते हो, आपको 4 यूनिवर्सिटी से एक्स अमाउंट मिल जाता है। लेकिन उनमें 4 आदमियों के घर चल सकते थे। आप 2 अपनी सर्विसेज, लेकिन साथ में यंग बंदे को लगाने की भी। हरियाणा के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप आरटीआई के अंदर डाटा निकाल लेंगे तो एक्सेप्ट फॉर ओल्डर यूनिवर्सिटीज लाइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक एंड पीजीआईएमएस, बाकी सभी के अंदर एडो के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सारे के सारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जी। पर नीलेश एक तो और है, रिटायर्ड जजेस की सेवाएं जरूर ली जाए, लेकिन उनकी सेवाएं ली जाए यंग बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ना कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए। इसका एक कारण शायद ये भी है कि एज के साथ प्रायोरिटीज चेंज होती हैं इंसान की, और जो सर्विंग एम्प्लॉई है या सर्विंग जज है एट द एज ऑफ 62 हाई कोर्ट से रिटायर होते हैं, तब तक प्रायोरिटीज लाइफ की डिफरेंट रहती हैं, जस्टिस डिलीवर करना एक जोश रहता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पोते पोतियां भी होते हैं, परिवार में और चीज़ें भी होती हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन जो है वो मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। सर काम तो ना, मैं आपको सच बात बताऊं, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सारे, इवन इन आर्बिट्रेशन, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इवन इन लोक अदालत, राइट। लेकिन मेरा आंसर फिर भी यही रहेगा कि देखना ये पड़ेगा, हमारी इंडिया जो है, इंडिया के अंदर 50% जनरेशन जो है वो बिलो 30 की है, उनको हमारे को जॉब देनी बड़ी ज़रूरी है। अगर हमने उनको कैटर नहीं किया आज की डेट में, तो ये जो है अगले 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब, उनका काम होना चाहिए कि वो नए बच्चों को पॉलिश करें। यस। ओल्ड हमारे जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका यूटिलाइजेशन जो है वो यंगस्टर को, जो आप मानेंगे पिछले 5 साल के अंदर आपके हिसाब से हमारे हाई कोर्ट में कितने बच्चे आगे होंगे? करीब 3,000, करीब 3,000, मतलब 600-700 बच्चा हर साल हमारे मेंबर बन रहा है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर बन रहा है। और 800 के करीब हमारे पिछले 5 साल के सिर्फ वोटर्स है। एक टेक्नोलॉजी भी तो बहुत फास्ट चेंज हो रही है ना, जो यूथ टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पा रहा है वो एक ओल्ड मैन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। तो वो एक चश्मा जो है चीजों को देखने का, उसका भी एक यंग मैन का और एक ओल्ड का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो खैर
अगर चैट जीपीटी का फायदा किसी के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाए तो क्या हम इन यंगस्टर्स को रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता सर। यस राइट। जो नॉलेज इन यंगस्टर्स को है आज की डेट में, उसके साथ किसी एक्सपीरियंस हेड का उन्हें सपोर्ट मिल जाए, ये बच्चे कमाल करके दिखा देंगे। कमाल करके दिखा सकते ये हैं, बच्चे कमाल करके दिखा देंगे। राइट। अच्छा नीलेश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो कोलिजन सिस्टम पे। जी सर। बीजेपी सरकार ने भी कोलिजन सिस्टम को रिप्लेस करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो बिल था या जो एक्ट था वो सेट असाइड कर दिया। बहुत सारे जो कॉमन लेमैन है मेरे साथ भी कई बार चर्चा करते हैं कि कोलिजियम सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड, लेकिन मैंने उनसे चर्चा में एक ये बात निकल के आई कि दुनिया में कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं है। तो इस पे मतलब कोलिजन सिस्टम के बारे में आपका क्या विचार है? सर, दिस इज द बेस्ट सिस्टम यू कैन हैव। यस, विद सम चेंजेस दिस इज द बेस्ट सिस्टम यू हैव। बेस्ट सिस्टम, राइट। जी सर। कोलिजियम सिस्टम नहीं होगा तो क्या सिस्टम होगा? सर एक्चुअली मैं पता क्या, लेमैन का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है सोचने का। लेमैन सोचता है इंडिया डेवलप हो जाएगा तो इंडिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जबकि जब डेवलप्ड कंट्री की अपनी अलग प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। ये वैसे ही है जैसे आपकी एलोपैथी मेडिसिन लेने से एक बीमारी ठीक हुई और बीमारियां पैदा हो गई। तो ये भी है कि सिस्टम आप जो भी रख लीजिए, कोलिजियम के अलावा किसी भी सिस्टम को ले आइए, लिमिटेशंस कह लीजिए, कमियां कह लीजिए, ड्रॉबैक्स कह लीजिए, हर सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। सर, कोलिजियम सिस्टम के अंदर जी जो एक प्रॉब्लम सब लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं। आप चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सिस्टम को थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो आप, स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर। सेम वही 4 स्टेक होल्डर। सर सिंपल सी बात है, एक घर में 10 मेंबर हैं, 10 के 10 अच्छे नहीं हो सकते, तभी तो घरों में विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो घर में से इसी प्रकार एक इंस्टीट्यूशन में अगर 100 जजेस हैं तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपको अच्छे मिलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कोई एक चश्मा भी है देखने का, किसी के लिए वही जज बहुत अच्छा है, किसी के लिए वही जज अच्छा नहीं है। एक ही कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है बेसिकली अच्छे और बुरे का। हालांकि ये एक ह्यूमन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ह्यूमन ही इसे चला रहा है और ह्यूमन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। सर, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, देखने का नजरिया होता है। जो एक के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा है। इससे ज्यादा। अच्छा नीलेश जी, आपका जो पीछे प्रैक्टिस का फील्ड रहा, किस प्रकार के केसेस आपने किए हैं? सर, आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 2005 विद अशोक अग्रवाल सीनियर एडवोकेट। जी। तो जब स्टार्ट किया हमने प्रोफेशन तो मेरे पास सिविल केसेस ज़्यादा थे। धीरे धीरे सिंस माय फादर वाज इन यूनिवर्सिटी तो मेरे पास यूनिवर्सिटी की लिटिगेशन आनी शुरू हुई, तो मैं सर्विस लॉ के अंदर काफ़ी मैंने काम किया। जी। और प्राइमरीली मैं सर्विस लॉ के अंदर ही काम करता हूँ ज़्यादा। सर्विस लॉ के अलावा मेरे पास जो मेजर वर्क है वो टेंडर मैटर्स है, और मेरे पास आउट ऑफ हाई कोर्ट जो मैं काम कर रहा हूँ आज के टाइम पे, वो बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ फार्मा पेटेंट्स पे। फार्मा पेटेंट्स की लिटिगेशन सिर्फ। जी। तो ये मेरे पास बेसिक कुछ यूनिक एक्सपीरियंस बताएंगे किसी केस से जुड़ा हुआ जिसमें कोई रिपोर्टेबल जजमेंट्स आई हो या कोई फनी मोमेंट जुड़ा हो किसी इंसिडेंट के साथ, किसी केस के साथ? सर, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, वो तो हम बात करने लगेंगे तो खत्म ही नहीं होगी। फिर भी कोई आपको वकीलों के पास काम बातें थोड़ी ना कभी खत्म होती है वकीलों के पास। इसकी कोई ऐसी कहानी जो आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी मतलब शेयर की जा सकती है? मैं आपको मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताता हूँ जो हमारे को ये बताता है कि हाई कोर्ट असल में होती क्या है और हाई कोर्ट की पावर क्या होती है। हाई कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट नहीं है। अगर रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलनी हो तो फिर तो सिविल कोर्ट में ही काम हो जाएगा, हाई कोर्ट की हमारे को जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव थे, बिजनेसमैन, उनकी फैमिली में बिजनेस जो था वो उनकी डॉटर के नाम से था। ठीक। तो उन्होंने किसी को चेक दिया होगा जो कि डॉटर के साइन भी नहीं थे, लेकिन वो चेक मिस यूटिलाइज हो गया किसी कारण से और चेक बाउंस का केस बन गया। वो बन गया डॉटर के खिलाफ। तो आपको पता है हमारे लोकल्स के अंदर लड़की का कोर्ट जाना जो है वो सबसे बुरी चीज मानी जाती है। राइट। कि जी पैसों की कोई बात नहीं, लड़की जो है वो कोर्ट नहीं जाएगी।
तो रिलेटिव्स की मेरे साथ बात हुई, मैं बिल्कुल नया नया था प्रैक्टिस के अंदर, 2006 की बात है ये, 1 साल हुआ था मेरे को प्रैक्टिस पे। तो उन्होंने कहा कि नीलेश यार इसमें बता क्या करें। मैंने कहा जी वैसे तो लड़ोगे जीत जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहते यार हमने नहीं लड़ना, छोटा सा अमाउंट है, हम दे के ख़त्म करेंगे इसको। तो हमने एक कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चन फाइल की, उसके अंदर हमने कहा कि जी हम कंप्लीट अमाउंट पे करने को तैयार हैं और हम ड्राफ्ट दे देंगे। ड्राफ्ट हम बना के ले गए, दूसरी पार्टी अपीयर हुई, उसने ड्राफ्ट लिया और उन्होंने ट्रायल कोर्ट को कह दिया कि ये जो कंप्लेंट है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब जो दूसरी पार्टी थी वो थी शरारती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे जाके ऑर्डर नहीं दिखाया और जो बिटिया थी उसके नॉन अवेलेबल वारंट कट गए। मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट। ठीक है। अब हमने सोचा कि हम इसका क्या करें, नॉन अवेलेबल वारंट कट गई, इसको हम किस तरीके से करें। मैं बिल्कुल नया नया था प्रोफेशन के अंदर, मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हमें ये पता था कि जी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो कंटेम्प्ट फाइल कर दो। तो मैंने उस ऑर्डर की कंटेम्प्ट फाइल कर दी कि जी डिस्पाइट द फैक्ट कि क्वेश्चनिंग होगी, मैंने कंटेम्प्ट फाइल कर दी। अब आप ये देखो कि मतलब अगर मैं भी जज होता तो मैं उसे ऐसे कैसा फेंक देता कि ये क्या बकवास है, आप जाओ नीचे पेश हो और कर दो। राइट। जज साहब ने भी सेम बात कही मेरे को कि ये क्या है, आप जाओ नीचे बता दो कि हो गया ऑर्डर और उसको खत्म करवाओ। मैंने कहा सर ये पैसे पे किए थे मेरे क्लाइंट ने सिर्फ एक रीजन से कि बिटिया कोर्ट नहीं जाएगी। और सिंस दैट जज वाज फ्रॉम द रूट्स, ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट, और उन्होंने कहा ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ। उन्होंने कंटेम्प्ट के अंदर ये ऑर्डर किया कि she will appear through counsel or anybody else and give this order and the court will dismiss the complaint there and then. This is the power of high court, this is the actual power of high court. आम आदमी को भगाने की बजाय उसको रिलीफ देना जो है वो हाई कोर्ट की पावर है। सब्सटेंशियल जस्टिस विदाउट एनी डिले, राइट। प्रोसेस तो सभी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस की डिले से ही तो बचने के लिए हम हाई कोर्ट आते हैं। राइट। हाँ नीलेश जी, यंग एडवोकेट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे इतना बहुत सारा यूथ एज ए एडवोकेट अभी प्रोफेशन को ज्वाइन करता है हर साल, आपने बताया भी पीछे, तो नए एडवोकेट्स के लिए क्या एडवाइस देंगे आप? सर एक फेमस सेइंग है कि इफ यू आर नॉट रेबल एट 20s देन यू आर नॉट बोर्न। तो लेट दे बी ए रेबल, उन्हें रेबल रहना चाहिए तभी वो ग्रो करेंगे। लेकिन रेबल रहते रहते भी अगर आप प्रोफेशनल बन गए हैं तो आपके एटीट्यूड को प्रोफेशनल होना जरूरी है। आपको जब कोर्ट में आना है तो वेल ड्रेस्ड आना है, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करना है, राइट। डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है और उनसे रिस्पेक्ट वापस लेनी है। यूथ जो है वो रेबल रहेगा ही रहेगा सर। अगर यूथ रेबल नहीं हुआ तो फिर तो हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जो 40 साल से ऊपर के हैं, दे हैव टू वर्क एज मोर मैच्योर पीपल। उनका काम है उन लोगों को एथिक्स समझाएं, प्रोफेशनल एथिक्स समझाएं, उनको काम करने का तरीका समझाएं। काम उन्हें आता है, स्ट्रीमलाइन होना है, बस स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, बस उन्हें सिर्फ एक व्यू देने की जरूरत है। मैं खुद मानता हूं कि मैं, क्योंकि श्री अशोक अग्रवाल जी सीनियर एडवोकेट के साथ फर्स्ट टाइम से जुड़ गया था, फर्स्ट डे से जुड़ गया था 2005 में, उसके कारण से मेरे को प्रोफेशन की थोड़ी सी समझ आई कि एथिक्स, सबसे पहली चीज जो हमें सिखाई गई थी ना ऑफिस के अंदर वो ये थी कि बेटा पूरी जिंदगी यहीं से ही कमाना है। राइट। तो जहां पूरी जिंदगी रहना है ना वहां पे नाम कमाना है, पैसा नहीं कमाना। पैसा तो अपने आप आ जाएगा, नाम कमाना है। अगर आपकी जर्नी की स्टार्ट
इस बात से होगी कि ये तो फ्रॉड आदमी है, तो फिर आप लंबे नहीं चल पाओगे। चाहे आप 20 साल बाद चलो, लेकिन लंबे तब चलोगे जब आपकी जर्नी की स्टार्ट जो है वो आपको बार भी और बेंच भी एक रिस्पेक्टेबल मैन के तौर पे देखेगी और रिस्पेक्ट देगी। देख बड़े छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। एक छोटी सी चीज है कि जब हम फाइल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम पेजिंग नहीं करते। पेजिनेशन जो है हमारी रनिंग पेज नंबरिंग नहीं होती। रेट की अलग होती है, रिप्लाई की अलग होती है, रेप्लिकेशन की अलग होती है। अगर आप सब यंगस्टर से मेरी अपील है, अगर आप अपनी अप्रोच में सिर्फ एक चीज चेंज कर लें, कोड की जो फाइल है वो एज इट इज अगर आपकी फाइल हो, मतलब रनिंग पेज नंबरिंग हो, सारे ऑर्डर ऊपर लगे हुए हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जैसे ही आप रनिंग पेज नंबर कोड को बताओगे ना, आपने 30% रिलीफ वैसे ही ले लिया कोड से। कोड यंगस्टर से कभी ये नहीं देखती कि इसने लीगली कितना साउंड काम कर रखा है। कोर्ट हमेशा ये देखती है कि इसने मेहनत कितनी कर रखी है। एक कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस भी तभी मिलेगा। असिस्टेंस भी तभी मिलेगा। राइट। अगर आपके जैसे, अब तो पहले हम फाइल में होते थे तो हमारे में फाइल में होता था कि सब कुछ फ्लैग्ड है। मेरा काम करने का एक तरीका है, मैं अपने युवा साथियों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी मैं केस तैयार करता हूँ तो जो जो चीजें मैंने पढ़नी है उसको मैं साइड में फ्लैग करता हूँ, और वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लैग नहीं होता। जो मैंने पहले पढ़ना है वो सबसे ऊपर फ्लैग है, फिर जो मैंने पढ़ना है वो दूसरे नंबर पे फ्लैग है, फिर जो मैंने पढ़ना है वो तीसरे नंबर पे फ्लैग्ड है। ये मेथड आप अडॉप्ट कर? ये मैं मेथड अडॉप्ट करता हूँ। हर किसी का डिफरेंट होता है, और जो मेन एनेक्स्चर्स हैं उनकी ऊपर फ्लैगिंग करके रखते हैं, ताकि अगर कोर्ट कहे तो आप उसे खोल सको। और अर्जेंट कच्ची पेशी के अंदर जो भी आपने बोलना है, जो भी बोलना है, सिर्फ 5 मिनट का खेल है। जो भी पहले 2 मिनट 3 मिनट में बोलना है वो सामने आंख में आंख देख के बोलना है, फाइल में देख के नहीं बोलना। कोर्ट का सवाल का आंसर आंख में आंख डाल के देना है। अगर आपने आंखों को छोड़ दिया तो आपने अपना इंटरिम रिलीफ खो दिया। बेसिकली कॉन्टैक्ट मेंटेनिंग रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस, रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, यस। कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट करता है और आपकी अपने केस पे पकड़ है ये भी रिफ्लेक्ट करता है। ये भी रिफ्लेक्ट करता है। कोर्ट ने अगर पूछा विच पेज नंबर, तो वो पेज नंबर अगर आपने बता दिया ना तो आपकी इंटरिम पक्की है। राइट, इमीडिएट आंसर। इमीडिएट आंसर। यस। ना कोर्ट को फाइल खोलनी पड़े, ना हमें फाइल खोलनी पड़े। सर 200 फाइल करनी है कोर्ट ने। जो भी लॉयर कोर्ट को असिस्ट करेगा काम जल्दी खत्म करने में, जल्दी खत्म करने में, राइट, उसको हमेशा रिलीफ मिलेगा। जो पेज को पलटता रहेगा, देखता रहेगा, उसको रिलीफ मिलने में दिक्कत होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। कोर्ट को ये समझ में आएगा कि इसका केस तैयार नहीं। राइट। एक जब आपने जर्नी की बात की तो आपको एक और बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ सर। हमारे ना स्टार्टिंग में जब हम नए नए आए ना, तो वेडनेसडे जो था वो रेगुलर डे हुआ करता था। तो वेडनेसडे को रेगुलर केसेस लगते थे, तो क्योंकि हम सीनियर ऑफिस में थे तो हमारे तो रेगुलर भर के लगा करते थे। वहीं से हमने काम सीखा सर। जो सच्चाई है वो ये है कि रेगुलर केसेस से काम सीखा है, और अगर रेगुलर अब भी लगने शुरू हो जाए किसी एक दिन तो यूथ की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी मेरे हिसाब से। तो एक जज साहब थे, पहले रिट डीबीज में लगा करती थी, तो मेरे पास रिट का काम था, तो मैं डीबी में पेश हुआ। पहले ही रोस्टर चेंज हो गए, फर्स्ट डे ही किन्हीं बातों से थोड़ी सी खींचतान हुई। अब हम यूथ थे उस टाइम पे, तो हमारे को चुप रहना आता ही नहीं था। हम बोले जाते थे, जोश में बोलते थे, जोर लगाते थे। कभी उसका फायदा होता था, कभी नुकसान भी होता था। तो नुकसान कुछ ऐसा हुआ कि जज साहब को ये समझ में आ गया कि ये जो है ये हुड़दंगी बच्चा है, जो हम लोकल बोल देते हैं कि ये हुड़दंगी बच्चा है। उन्होंने ये अपने माइंड में एक बना लिया कि ये हुड़दंगी बच्चा है। तो मेरे 2-3 केसेस जैसे डिसमिस हुए तो मैंने वहां पे फाइलिंग रोक दी। मैंने कहा भैया ना, मैंने नहीं फाइलिंग करनी अब। उसके बाद उस केस के अंदर, उसी कोर्ट के अंदर मेरा एक रेगुलर मैटर लगा।
हम सीनियर ऑफिस को रिप्रेजेंट करते थे। ढोलीदार राइट्स के ऊपर मैटर था, कस्टमरी लॉ के ऊपर बड़ा काम करने वाला मैटर था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पेश हुआ, दूसरी साइड से हमारे RS मित्तल जी सीनियर एडवोकेट होते थे, ही वाज अपीयरिंग, और उनसे हमने बड़ा सीखा उस केस में भी और वैसे भी लाइफ में। तो जज साहब ने कहा कि पढ़ो पहले इसे, फिर करेंगे। तो मेरे को 1 हफ्ते की टाइम मिला, तो मैंने 1 हफ्ता, मैंने कहा अब चाहे कुछ हो जाए, मेरे को ये मौका मिला है जज साहब का जो मेरे प्रति रवैया है उसको चेंज करने का, उनको ये दिखाने का मैं उड़दंगी नहीं हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, लेकिन अपने क्लाइंट के राइट्स के लिए मैं लड़ूंगा। यस, मैंने उसको तैयार किया मैटर को। 1 हफ्ते के बाद हमने आर्ग्यू किया उस मैटर को। 1 हफ्ते बाद आर्ग्यू करने के बाद, जब मैंने आर्ग्यू किया, RS मित्तल जी ने आर्ग्यू किया, उसके बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, अभी मेरे को स्पेसिफिकली याद नहीं, कस्टमरी लॉ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन था। तो उन्होंने बताया कि इसकी ये स्टार्ट कैसे हुआ था, लॉ कैसे स्टार्ट हुआ था, ये कस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके ऊपर मैंने गूगल पे कुछ रिसर्च करके निकाल रखा था। कुछ जो हमारी कस्टमरी लॉ की बुक है मुल्ला की, उसमें मैंने फ्लैगिंग वगैरह कर रखी थी। वो मैंने जब पढ़ा, उन्होंने फाइल बंद की। उन्होंने कहा मित्तल साहब सॉरी, बट लड़के ने मजा लगा दिया, और उन्होंने वो अलाउ कर दिया, केस अलाउ कर दिया। और मित्तल साहब ने भी बड़ा हमारे को सपोर्ट किया, और मित्तल साहब ने बड़ा हमारे को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छे। उस दिन के बाद मैंने डरते डरते एक और अपनी रिट पिटीशन फाइल की, उसमें मेरे को जाते ही नोटिस मिल गया। फिर मैंने एक इंटरिम एप्लीकेशन भी लगा दी कि इंटरिम स्टेज 2 देख ले मिलता है कि नहीं मिलता। उसके बाद उस कोर्ट में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कहीं पे कोई, अगर आपका किसी कोर्ट के अंदर बैड एक्सपीरियंस हो भी गया है, तो उस कोर्ट में लड़ने की बजाय उस एक्सपीरियंस को बेटर करने की कोशिश करो एज ए यंगस्टर, वो हो सकता है। और इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लाइफ इनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन की तरफ जाती है। एकदम से तो डिसिप्लिन किसी में नहीं आता ना सर फाइट तो हमेशा आपको अपने एज अ लॉयर अपने क्लाइंट के राइट्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा कोर्ट से। अगर आप अपने क्लाइंट के राइट्स के लिए नहीं लड़ोगे तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे। बट देयर इज अ थिन लाइन जिसको कि हमने पार नहीं करना, और गलती से हो भी जाए तो हमारे जजेस बड़े अच्छे हैं, उनसे जाओ, उनसे बात करो, और वो उसको पॉजिटिवली लेते हैं। अगर आपने लड़ना बंद कर दिया, आपकी ज़ील खत्म होगी, तो भी प्रोफेशनली आप ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, लाइफ एक जर्नी है, और इस जर्नी के अंदर मंजिल का इतना मज़ा नहीं जितना जर्नी का मज़ा है, यात्रा का मज़ा है। और इस यात्रा में हम सब सीख रहे हैं और ताउम्र सीखते रहेंगे। एक लॉयर और कोई भी प्रोफेशनल हमेशा स्टूडेंट रहता है और अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ सीखता हुआ चला जाता है। नीलेश जी, हमें आप ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सो मच बेस्ट विशेस आपके करियर के लिए, और बेस्ट विशेस आपके इलेक्शन में आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको अपने लॉयर फ्रेंड्स सर्कल से मिले।